हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ पे साथ मिलकर पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से न्यू केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आज हमें सीखना है, राइट। तो चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे क्या बच्चे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी हम इस चैप्टर के ऊपर 3 लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। उन 3 लेक्चर्स में हम बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो उन लेक्चर्स को भी आपको अच्छे से देखना है ताकि सारी नॉलेज आप उनसे भी गेन कर सके, राइट। तो देखते हैं एक बार क्विकली कि हम क्या क्या पढ़कर आए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, राइट। तो इनिशियली हमें क्या पता चला कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो बहुत सारे हैं, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, राइट। तो इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल सा लग रहा था हमें, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इन सभी एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हमने कहा ये सभी एलिमेंट्स बनाते हैं 2 मेन ग्रुप्स। वो 2 मेन ग्रुप्स क्या थे? वी हैव मेटल्स इन वन ग्रुप and non-metals in the next group, right? तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमें इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही तो पढ़ना है, राइट। जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल्स हैं या फिर वो एक नॉन मेटल है, किसी भी कैटेगरी में आता है, उसके होते हैं क्या बच्चे, उन एलिमेंट्स के होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे यूजेस, राइट। डिफरेंट वेज में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ना है, ये समझना है कि आखिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उसे मेटल कब कहेंगे, क्या वो खास बातें हैं, क्या वो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो एक एलिमेंट जब शो करता है तब हम कहते हैं कि हाँ आप मेटल हो, राइट। और क्या वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है जो जब एक एलिमेंट शो करेगा तब आप कहेंगे क्या, कि ये एलिमेंट एक नॉन मेटल है, राइट। तो हमने क्या देखना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज of metals and what are the special kind of properties of non metals, है ना। दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना जरूरी है, राइट। जब मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज क्यों पढ़नी जरूरी है? स्किप भी कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन है, छोड़ भी सकते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। पर बच्चे, जो भी हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस हैं, राइट, हम इन्हें किस तरीके से अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो सभी यूजेस कहाँ से कनेक्टेड हैं, कहाँ से रिलेटेड हैं, वो रिलेटेड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज से, राइट। इस वजह से ही हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इनकी खास प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें। जैसे कि जो सभी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, जब हम उन्हें हैमर से मारते हैं तब वो टूटते नहीं हैं बल्कि थिन शीट्स फॉर्म करते हैं,
राइट। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ही हमने डिफरेंट मेटल को डिफरेंट तरीके से अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल किया। जैसे कि हमने क्या करा, ये प्रॉपर्टी लेकर हमने एल्यूमिनियम एलिमेंट लिया और ये देखते हुए कि वो एक मेटल है, उसकी थिन शीट्स बना दी, जिससे हमने एल्यूमिनियम फॉइल्स बना दिए, राइट। वो एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम बहुत सारी डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। ओके, वहीं दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल इन नेचर। अब डक्टाइल का क्या मतलब होता है मैम? तो डक्टाइल का मतलब ये है बच्चे, जब आप उस एलिमेंट को स्ट्रेच करते हो, मतलब खींचते हो, तब स्ट्रेच किए जाने पर अगर वो एलिमेंट टूटता नहीं है बल्कि थिन वायर्स फॉर्म करके देता है, तब आप कहेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये डक्टाइल इन नेचर है। ओके, जैसे कि कॉपर। कॉपर क्या है? एक मेटल है जो कि डक्टाइल इन नेचर होता है। इसी वजह से हम जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं उसके अंदर थिन वायर्स किसकी बनाते हैं? कॉपर मेटल की बनाते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं किन की, चाहे वो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स हों, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनके यूजेस डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से किस एलिमेंट को हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। जैसे कि अगर बात करते हैं मेटल्स की, तो बच्चे मेटल्स क्या होते हैं? नंबर 1 मेलिएबल होते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको। क्या होते हैं? मेलिएबल। देन डक्टाइल भी होते हैं, राइट। इसी तरीके से कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे शो। देन नॉन मेटल पे अगर हम आते हैं तो नॉन मेटल क्या करते हैं? दे आर नॉन मेलिएबल। ना तो मेलिएबल हैं, ऑल्सो दे आर नॉन डक्टाइल। ना तो थिन शीट्स बनाते हैं, ना ही थिन वायर्स बनाते हैं स्ट्रेच किए जाने पर। तो आखिर नॉन मेटल करते क्या हैं? नॉन मेटल टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अगर आप उन्हें पीटेंगे हैमर से या फिर स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स जो टूट जाते हैं हम कहते हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे हैं वो? ब्रिटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन ये सब किस में आते हैं बच्चे? ये सभी आती हैं प्रॉपर्टीज, जैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्टेट क्या है आपके एलिमेंट की? आपका जो एलिमेंट है वो मेलिएबल है या डक्टाइल है या फिर नहीं है, राइट। कलर कैसा है उस एलिमेंट का? अपीयरेंस कैसी है? फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट मेटल्स आर लस्ट्रस। इनका सरफेस कैसा होता है? शाइनी सरफेस, चमकदार होते हैं मेटल्स, राइट। वहीं नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर नॉन लस्ट्रस, कोई शाइन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर डल। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। देन वी विल सी व्हाट आर दी chemical properties of metals and non-metals. For example, metal जो हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ओके, तो ये रिएक्शंस हमने पढ़े। ये क्या प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। इसी तरीके से डिफरेंट रिएक्शन मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल जो है आपका वो वाटर के साथ क्या रिएक्शन देता है, वो सभी पढ़ा। तो अब देखते हैं आज क्या पढ़ना है।
we'll see reaction of metals with non-metals. एलिमेंट्स को क्या किया हमने इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, राइट? हमने क्या करा, आधे एलिमेंट्स को बोला आप मेटल्स हैं क्योंकि आप एक तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज हमें दिखा रहे हैं, और कुछ जो बच गए उन्हें कह दिया कि आप नॉन मेटल्स हैं, राइट? अब जब हम मेटल्स की पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट? किस तरीके से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या फिर मेटल कैसी टाइप ऑफ रिएक्शन देता है विद एसिड्स, राइट? तो हमें ये भी अब पढ़ना है कि जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देता है. Noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है बच्चे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन्हें अरेंज करते हैं इन डिफरेंट शेल्स, राइट? हमारा जो होता है क्या, एटम. एटम का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर में वी हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? प्रोटॉन्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने साथ में कंबाइन होके, साथ में मिलके क्या बनाया है, न्यूक्लियस बनाया है, राइट? अब वो न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो रहते हैं वो लोग जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और कुछ रहते हैं वो लोग जो कि विद नो चार्ज हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है. तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ द एटम, राइट? इसके इर्द गिर्द क्या होता है, वी हैव डिफरेंट शेल्स. अब ये शेल्स कितनी होती हैं, n number of shells are possible, infinite number of shells are possible in an atom. Okay, अब इन shells का क्या काम है बच्चे, इन shells के अंदर होते हैं हमारे positively charged electrons. ठीक है, positively charged species जिसे हम कहते हैं electrons, वो क्या करते हैं, इन shells के अंदर आपके न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं. ठीक है, दे रिवॉल्व, दे कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ठीक है, किसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट शेल्स के अंदर, और लगातार घूमते रहते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आगे पीछे. दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है क्या हमारा एटम, राइट? जब हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले सोडियम एलिमेंट, ओके, तो उसके अंदर क्या है, वो एलिमेंट बन कैसे रहा है, विद दीज एटम्स ऑब्वियसली. तो उस एलिमेंट के अंदर हैं ऐसे ही सोडियम के एटम्स, जिनके सेंटर पे क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट शेल्स. तो ये क्या है, देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट के टाइप ऑफ एलिमेंट लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी. कौन स्टेबल है, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सबसे पहले कैटेगरी दी गई नोबल गैसेस. नोबल का अगर हम मतलब निकालें तो क्या होता है, नोबल है, ठीक है, बहुत ही शांत, स्टेबल पर्सन, नोबल पर्सन है ये. तो ये नोबल गैसेस
कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वो सभी एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये शांति से एक जगह पे बैठे रहना पसंद करते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन्स देना इन्हें पसंद है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेना इन्हें पसंद है। ये कहते हैं हमारे पास जितना है हम उतने में ही सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, ये सेटिस्फाइड रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं उतना ही इनके लिए बढ़िया है। इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेना ना देना है, कोई काम नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया गया है बच्चे टेबल में? ये देखिए, सबसे पहले तो टाइप दे दिया आपको, नोबल गैसेस हैं एलिमेंट या फिर मेटल्स, देन वी हैव नॉन मेटल्स। ओके, देन वी हैव different examples for noble gases, metals and non-metals. थर्ड कॉलम में देखिए we have the atomic number. ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? कौन बताता है वो आपको? एटॉमिक नंबर बताता है, राइट? एटॉमिक नंबर क्या बताता है हमें? एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर से क्या पता चल जाएगा कि इस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? किस तरीके से, जो आपने पता लगाया ना एटॉमिक नंबर देख के कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम के पास हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि जो हमने बोला कि एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स हैं, राइट? अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर उन शेल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, राइट? अगर मैंने ये बनाई एक शेल तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। देन मैंने एक और शेल बनाई इसके बाहर, तो आखिर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताती है? किस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चे? KLMN। ये है हमारी शेल्स के नेम, क्लास 9th में पढ़कर आए हैं ना। K कौन सी होती है हमारी शेल? जो कि सबसे अंदर होती है, इनर मोस्ट होती है, या हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, सबसे पास, जो सबसे पहली शेल है उसे हम कहते हैं K, देन उसके बाहर L, देन वी हैव M, एंड इसके बाद आगे N, नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? N। ठीक है, ये क्या है? KLMN। ये हमारी शेल्स के नेम दिए हमने। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हीलियम। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 2 है, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ये K शेल है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट? इस कमरे के अंदर मैक्सिमम कितने लोग घुस पाएंगे, कितने लोग बैठ पाएंगे? तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे शेल्स के अंदर भी आता है कि जो एक शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बैठ सकते हैं आराम से बिना लड़ाई किए। तो यहाँ जो K शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी मतलब कितने वो अपने अंदर बिठा सकता है इलेक्ट्रॉन्स।
2 ऑक्यूपेंसी रहती है, और यहाँ पर जो हमारा हीलियम है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 2, राइट। तो ये क्या बनाएगा, ये हमें दे देगा एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस हीलियम के केस में क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी ये आएगी स्टेबल, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस वजह से क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इस हीलियम को ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर इलेक्ट्रॉन देने की, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, स्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इसका मतलब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ देखिए K, देन वी हैव L। L शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है, 8, और नियॉन के केस में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ये भी क्या बन गई, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसे भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की या फिर देने की। अब आ जाते हैं नीचे, मेटल्स का एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर, 11, यानी कि इस सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो 281, राइट। अब देखिए K शेल जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट, 2 दे दिए हमने। देन L के अंदर 8 इज द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, वो भी आ गए। देन वी हैव ओनली 1 इन M। ठीक है, अब ये जो 1 है या तो ये फुलफिल्ड होता, राइट, कंप्लीट ऑक्टेट होता। जब कंप्लीट ऑक्टेट होता तो स्टेबल बन जाता, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको इस सोडियम को स्टेबल बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप देखिए इस सोडियम को ना 11 एटॉमिक नंबर, हमको कैसा बनाना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा, किसी नोबल गैस की तरह इसको बना देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए, राइट। अब इससे मिलती जुलती यहाँ 10 देखिए, 10 नियॉन ये है, राइट, पर यहाँ देखिए यहाँ तो 28 है और यहाँ 281 है, तो हम क्या कहेंगे, अगर ये सोडियम ऐसा कुछ करे कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, है ना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कौन सा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक पाए, अपने अंदर से, अपने एटम से बाहर निकाल दे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बदल जाएगी, 2-8 हो जाएगी, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो हम कहेंगे अगर ये क्या करे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाए, डोनेट कर दे, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल के अंदर देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के अंदर कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए 287। अब इसे भी क्या बनाना है, नोबल गैस की तरह स्टेबल बनाना है, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए 2 ऑप्शन, 2 तरीके हमारे पास हैं मैम। क्या है वो 2 तरीके, पहला तो आप ये कीजिए कि जो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, इन 7 को बाहर निकाल दीजिए एक एक करके, राइट, यही कहेंगे। और दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये क्योंकि 7 है, एक और ले आइए ताकि ये बन जाए आर्गन की तरह स्टेबल, राइट। 2 तरीके हैं। अब ज्यादा मेहनत वाला काम जो है बच्चे, वो हम पसंद नहीं करते, है ना। हमें क्या चाहिए, वो चीजें हमें पसंद हैं जो आसानी से हो जाएं, जिनमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, ओके। तो अगर आप सोचे 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना एक एक करके कितना ज्यादा टाइम टेकिंग, कितना ज्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होगा, राइट।
7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। वहीं अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, वो इजी ऑप्शन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इजी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इजी ऑप्शन चूज करेंगे और बोलेंगे इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दो, ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाए क्या, 288, विच इज सिमिलर टू आर्गन, राइट, जो कि क्या है, एक नोबल गैस है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देंगे तो इसकी भी क्या बन जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्या, अब हमने ये देखा कि जो मेटल्स हैं उन्हें क्या करना है, जो मेटल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, बाहर निकालना है। क्या पसंद है मेटल्स को, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद है। तो हम मेटल्स को कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर है वो इलेक्ट्रॉन के। वन मोर नेम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर है और दूसरा क्या नाम बोलते हैं हम, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ये नाम कहां से आया, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड पॉजिटिव मीन्स दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो हमारे मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करेंगे। सो वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अ सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अभी देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, सोडियम की क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं सोडियम में। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, जो कि सबसे बाहर है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन की शेल है वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल। तो 281 जो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस हिसाब से इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर की शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन है। इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन from its M shell, then its L shell now become the outermost shell and that has stable octet, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं शेल्स के नेम। K कौन सी होती है, जो सबसे अंदर है, ये K है। Then we have L and ये क्या है, M, K L M then N, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है यानी कि M इसका नाम है, M शेल है, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दे, रिमूव कर दे, अपनी शेल से रिमूव कर दे, तो अब क्या होगा, अब आउटर मोस्ट कौन सी बन जाएगी, L बन जाएगी। और इस L के अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8। इसका मतलब ये कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से बाहर निकाला, तो अब जो हमारी L शेल है उसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या आ गया हमारे पास, स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म हो गया, राइट।
स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म हो गया। कैसा बन गया? अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया। The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons has become 10. ओके, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो उससे न्यूक्लियस के ऊपर हमने कोई चेंज नहीं लाया। ठीक है, न्यूक्लियस में पहले भी कितने प्रोटॉन्स थे? 11, और अभी भी कितने रहेंगे? 11। हमने क्या बदला? हमने क्या चेंज किया? हमने सिर्फ चेंज किए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यू प्रोटॉन्स अभी भी सेम है। ठीक है, अब जब हमने देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब पहले क्या था? सोडियम जो एटम था 11 इलेक्ट्रॉन भी थे और 11 प्रोटॉन भी थे, राइट? प्लस 11 ऑल्सो माइनस 11, तो चार्ज क्या हो जा रहा था? न्यूट्रल, राइट? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। नेट चार्ज सोडियम एटम के अंदर क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, दोनों बराबर हैं, प्लस 11 एंड माइनस 11। नेट चार्ज 0 था। बट अब हमने क्या किया? जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम में से बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, अब क्या हो गया? वी हैव 11 प्रोटॉन्स जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। वी हैव 11 प्लस चार्ज एंड 10 माइनस चार्ज। डिफरेंस आ गया, राइट? तो यानी कि नेट चार्ज क्या बन जाएगा? नेट चार्ज अब हमारा बन जाएगा +1। क्या हो गया? +1। तो अब जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? Na प्लस, पहले क्या लिख रहे थे? Na सोडियम, पर अब क्या लिखेंगे? Na प्लस, और ये पॉजिटिव चार्ज आते ही ये बन जाएगा सोडियम कैटायन। सोडियम कैटायन, राइट? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आयंस, ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है, एनायन एंड कैटायन। एनायन किन्हें कहते हैं? वो आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटायंस किन्हें कहते हैं? वो सभी आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने क्या किया? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ताकि वो स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कर सके, और अब वो सोडियम एटम बन गया है सोडियम कैटायन। So there is a net positive charge giving us a sodium cation। क्या बन गया? सोडियम का कैटायन बन गया अब हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। On the other hand, chlorine has 7 electron in its outermost shell and it requires 1 more electron to complete its octet। अब किसकी बात कर रहा है? क्लोरीन की। पहले किसकी बात की? सोडियम की, जो कि एक मेटल था। अब किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरीन की, जो कि एक नॉन मेटल है। क्लोरीन, ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर है? 17। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हैं। कैसे अरेंज हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8 एंड 7। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, वी हैव 2 electrons in K shell, then 8 electrons in the L shell, and we have 7 electrons in M shell। अब क्या चाहिए? इस क्लोरीन एटम को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बस मिल जाए, उसे फटाफट से पकड़ के क्या करेगा? स्टेबल ऑक्टेट बना लेगा। क्या करेगा? गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और फॉर्म करेगा क्या? अब देखो, पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7, और अब कितने हो गए? 8। स्टेबल ऑक्टेट बना लिया, स्टेबिलिटी गेन कर ली। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। क्लोरीन ने क्या किया?
1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लिया। क्या है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहेंगे? एनायन, राइट। अब देखिए ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने के लिए मेटल्स क्या करना पसंद करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। उनके पास क्या है? उनके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उसे बाहर निकालेंगे, राइट। बट नॉन मेटल के अंदर क्या है? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो वो क्या पसंद करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट चलते हैं। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू बी रिएक्ट। अब देखो सोडियम के केस में देखा था, उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जिसे निकालना है सोडियम को बाहर। और क्लोरीन के अंदर देखा कि क्लोरीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे वो चाहिए, राइट। तो अगर ये बोल रहे हैं सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करना हो, क्या रिएक्ट कर रहा है? सोडियम एक मेटल, क्लोरीन एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। सही बिठा दिया। बोला कि अगर हम एक अमीर आदमी जिसके पास कुछ रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो वो कह रहा है चलो यार कोई भी ले लो, बाहर निकालो इन्हें, ठीक है। उसके पास तो एक्स्ट्रा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1-2 रुपए कम भी हो जाए, ठीक है। उसके साथ आपने बिठा दिया एक बेचारे गरीब आदमी को जिसको सिर्फ कुछ रुपयों की जरूरत है, तो क्या करेगा? अमीर तो वो 1 रुपया फेंक देगा और जो गरीब है वो 1 रुपया लेकर खुश हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही इन दोनों की जोड़ी में भी हो रहा है। जब हमने सोडियम को क्लोरीन से मिलवाया, राइट, तो दोनों बातचीत करने बैठ गए, गपशप करने बैठ गए। तो सोडियम ने क्या कहा? सोडियम ने कहा अरे यार ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ये मुझे ना स्टेबल नहीं बनने दे रहा, राइट। अब वहीं दूसरी तरफ क्लोरीन ने भी कुछ कहा। क्लोरीन ने क्या कहा सोडियम को? क्लोरीन ने कहा अरे भाई जो एक इलेक्ट्रॉन तुझे परेशान कर रहा है, मुझे भी तो उस एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, मुझे भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं फटाफट उसे पकड़ लूं और मैं भी स्टेबल बन जाऊं, राइट। तो सोडियम क्या कहेगा? सोडियम कहेगा मेरे लिए तो एक्स्ट्रा है भाई, ये ले तू ही रख ले इस इलेक्ट्रॉन को। और क्लोरीन खुशी खुशी फटाफट से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। तो हमने क्या किया? एक ऐसा एलिमेंट जिससे के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसे मिलवाया एक ऐसे एलिमेंट के साथ जिसके पास कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये जोड़ी परफेक्ट बन गई ना, परफेक्ट बैलेंस बन गया। After gaining an electron, the chlorine atom gets a unit negative charge. जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका पॉजिटिव के कंपैरिजन में अब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा बाय +1 और वो एक क्लोराइड बना लेगा। Because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons. राइट 17 प्रोटॉन्स हैं +17 के कंपैरिजन में अब हमारा जो 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से -18 है दैट विल बी हायर, राइट। तो अब क्या हो गया? क्लोराइड एनायन बन गया, नेगेटिवली चार्ज आयन। In its KLM shells, this gives us a chloride anion. क्या बना दिया आपने? क्लोराइड का एनायन फॉर्म कर दिया। कैसे बनाया? एक इलेक्ट्रॉन उसे गेन करवा के, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन देकर।
So both these elements can have a give and take relationship between them. कैसी रिलेशनशिप होगी सोडियम और क्लोरीन के बीच में? गिव एंड टेक रिलेशनशिप, लेन देन की रिलेशनशिप है. कैसी रिश्तेदारी? लेन देन वाली रिश्तेदारी है सोडियम और क्लोरीन के बीच में, क्योंकि सोडियम देता है इसे अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. किसे? क्लोरीन को. क्या हो रहा है इमेज पे देखिए, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? 11. एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 281, राइट. अब इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए ये एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसे मैं अपने अंदर से निकालूं फटाफट और स्टेबल बन जाऊं. तो इसने वही किया, इसने बना लिया सोडियम कैटायन और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपने अंदर से. अब क्या हुआ? क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, उसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबल बनने के लिए. तो जैसे ही सोडियम ने इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, फटाफट से जाकर झपट्टा मारा. किसने? क्लोरीन ने, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नीड थी, राइट. तो उसने फटाफट से जाकर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और बना लिया क्लोराइड एनायन, जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है. 288 स्टेबल हो गए. अब इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप से क्या हो रहा है? ये जो लेन देन का इनके बीच में रिश्ता है, इस रिश्ते से क्या हुआ? दोनों का फायदा हुआ, राइट. दोनों के दोनों जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते थे ताकि स्टेबल बन सके, स्टेबिलिटी मिल सके उन्हें, वो दोनों ही क्या बन गए? स्टेबल बन गए, राइट. इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल गई इन्हें. तो इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप से दोनों का फायदा हुआ है. ऐसा नहीं है कि सोडियम का फायदा नहीं है, सिर्फ क्लोरीन का फायदा है. दोनों का फायदा हुआ, राइट. तभी ये गिव एंड रिलेशनशिप है. ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है हमने, कैसे क्लोराइड आयन बना. कैसे बना? ये सोडियम जो था इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये कहाँ चले जाएगा? क्लोरीन एटम के पास, और बन जाएगा क्लोराइड का नेगेटिव आयन, साथ में सोडियम का पॉजिटिव आयन. ठीक है. तो ऐसे रिलेशनशिप से इन्होंने एक दूसरे, दोनों की मदद हो गई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने में. Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride. ठीक है. तो जब हमने एक मेटल सोडियम को, मेटल क्या था? सोडियम, उसको किससे रिएक्ट कराया? नॉन मेटल से. वो क्या है? क्लोरीन, राइट. तब इन्होंने क्या किया? गिव एंड टेक रिलेशनशिप किया. एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और ये बन गया Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव. तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि किन के बीच में होता है? चार्ज स्पीशीज के बीच में एग्जिस्ट करता है. क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो होगा किसके बीच में? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड. Sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions. इसमें क्या है? ये पूरे एक मॉलिक्यूल की तरह नहीं फॉर्म होता, बल्कि
आयंस के एग्रीगेट्स बनाता है। क्यों? क्योंकि आयंस से ही तो बनाया गया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे हमें दिखाई गई है। जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन देखा कि इन दोनों ने मिलके सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। अब वैसे ही देखते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ क्या होता है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल, राइट, और इसका एटॉमिक नंबर है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282, यानी कि इसके पास ये दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें ये रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को। वही क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, 17 है इसका एटॉमिक नंबर। 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। फिर वही एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ पे देखिए एक मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, पर वही जो एक क्लोरीन है उसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, जरूरत है, राइट। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि भाई जो मैग्नीशियम है वो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो फिर एक क्लोरीन एटम क्या कहेगा? एक और क्लोरीन को ले आते हैं, राइट, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, उसे भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा? एक मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या होगा? कैसे, क्या बनेगा? MgCl2। क्या फॉर्म होगा? MgCl2, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और जो एक क्लोरीन है उसे चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो इसीलिए क्या फॉर्म होगा हमारा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देखा कि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के पास होते हैं कम इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के गिव एंड टेक रिलेशनशिप से। उसमें क्या करते हैं? मेटल्स के पास ज़्यादा हैं तो वो नॉन मेटल को दे देता है जिसके पास कमी है। ऐसा करने से ये आयंस बना देते हैं, कैटायन, एनायन, राइट। और वो एनायन जो, वो आयंस जो बने हैं कैटायन, एनायन, वो साथ में मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं? आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड हम किसे कहेंगे? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल are known as ionic compounds और electrovalent compound। ionic compound का ही एक और नाम क्या है? electrovalent compound। तो ionic compound कैसे बने? जब एक मेटल, राइट, मेटल क्या था? अमीर था। किस चीज की अमीरी है इसके पास? ज्यादा है। क्या इसके पास? इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। सोडियम के पास क्या था? 281, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसे बाहर निकालना है। वहीं क्लोरीन एटम मतलब एक नॉन मेटल, नॉन मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 287। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। तो क्या होगा? सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, ठीक है। अब बनेगा क्या? सोडियम आयन बन जाएगा, राइट। सोडियम पॉजिटिव कैटायन बनाएगा क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इसके ऊपर और कैटायन फॉर्म हो गया।
वहीं इसने क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोरीन पे क्या हुआ, प्रोटॉन्स तो कम हो गए और इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्लोराइड एनायन बना लेगा। तो ऐसे ही जब हमने एक मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के गया नॉन मेटल के पास, और ऐसा करने से इन्होंने क्या बनाया, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब जो ये आयनिक कंपाउंड्स है, काफी सारे आयनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, बनते हैं, और इनके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। हम काफी सारे आयनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज of the strong force of attraction between positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. तो क्या कह रहे हैं, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे हैं, सॉलिड इन नेचर हैं, राइट। और कैसे होते हैं, हार्ड, सॉलिड एंड हार्ड। वैसा क्यों है, सॉलिड कैसे बनते हैं और हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं आयंस की वजह से, राइट। पॉजिटिव आयन कैटायन प्लस नेगेटिव आयन एनायन मिलके बनाता है आयनिक कंपाउंड को। तो आयनिक कंपाउंड क्योंकि आयंस से बनते हैं और आयंस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, आपका हार्ड सब्सटेंस होगा। या फिर सॉलिड स्टेट में भी हमने क्या देखा है, वो मैटर जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग जितने ज्यादा होंगे वो क्या बनाते हैं, सॉलिड स्टेट फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए दे आर सॉलिड इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो हार्ड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। अभी इसकी फॉर्मेशन देखी कैसे फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड। देन वी ऑल्सो हैव मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट से हम क्या समझते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जहां पे क्या हो, सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। वहीं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जहां पे लिक्विड स्टेट विल गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, राइट। अब यहाँ पे ये देखना है कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते कैसे हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के लिए हमें दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट इज 1074 केल्विन, कितना ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन, ये भी बहुत हाई है। देन वी हैव लिथियम क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट 887 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इज 1600 केल्विन। कैल्शियम क्लोराइड we have melting point 1045 Kelvin और boiling point is 1900 Kelvin. Calcium oxide melting point
2850 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 3120 केल्विन। मैग्नीशियम क्लोराइड देख लें, मेल्टिंग पॉइंट 981, बॉइलिंग पॉइंट 1685। अगर इस पूरी टेबल के अंदर आप देखें तो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बताए गए। अब देखने वाली यहाँ से बात ये है, हमें क्या समझना है यहाँ से, ये समझना है कि जितने भी ये आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कितने ज्यादा हाई हैं, राइट। बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है किनका, ये सभी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर क्या है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई कब होता है, तब होता है जब हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। जब आपका जो कंपाउंड है इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ क्योंकि आयंस से फॉर्म किए हैं हमने आयनिक कंपाउंड, इस वजह से जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है, मतलब आयंस के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है। इसीलिए हमें काफी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है अगर मेल्टिंग प्रोसेस करानी है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर आपको बॉइलिंग करवानी है, लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो आयंस के बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत मजबूती से सबने एक दूसरे को पकड़ा है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन टूट पाएंगे, राइट। तो अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको काफ़ी हाई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, किसे, आयनिक कंपाउंड के केस में। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लास में वाटर लेते हैं देन विल पुट सॉल्ट। सॉल्ट किससे बना है? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड क्या है? अब तक तो हम सभी जान चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, राइट। अब तक तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सोडियम क्लोराइड क्या है मैम? आयनिक कंपाउंड है ये तो, ऑल राइट। तो इस सोडियम क्लोराइड यानी कि जो आपका सॉल्ट है, जब उसे पानी के अंदर हम ऐड करते हैं, वाटर में आप इसे डालते हो, राइट, और मिक्स करते हो, तो क्या पता चलता है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में घुलता है। पर वही केरोसिन एंड पेट्रोल में इनसॉल्युबल है, नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है।
तो सॉल्ट जब आप वाटर में मिक्स करेंगे इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो आयनिक कंपाउंड हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं या फिर नहीं करते, देखते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट, तभी वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। A solution of an ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution। अगर हम कोई भी आयनिक कंपाउंड लें और उसे वाटर में डिसॉल्व करें, they are soluble in water, right? soluble कैसे हैं, वाटर में जाके आयंस फॉर्म करते हैं। तो जब वाटर में जाके आयंस बना रहे हैं, तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन होगा हमारे पास आयनिक कंपाउंड का, तो वो क्या करेगा, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास हैं चार्ज कैरियर्स। वो चार्ज कैरियर्स क्या हैं, आयंस। चार्ज कैरियर्स कौन है, आयंस हैं, राइट। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in solid is not possible due to their rigid structure। Solid state में क्या हो जाता है, rigid structure होने की वजह से वो ions तो हैं but they are not free to move। फ्री नहीं है कि वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। इसीलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये ध्यान देने वाली बात है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते पर मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट since the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus, the ions move freely and conduct electricity. देखिए हमने कहा सॉलिड स्टेट में अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके आयंस मूव नहीं कर रहे, सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट वहीं अगर उस सॉलिड आयनिक कंपाउंड को हम ले आए मोल्टन स्टेट में, मतलब गर्म करके उसे पिघलाया जाए, मोल्टन स्टेट में लाया जाए, ऐसा करने पे क्या होगा, आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, राइट, एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी और ओवरकम करने की वजह से आयंस विल बिकम फ्री टू मूव और फिर मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कंडक्ट हो पाएगी। ये देखिए सॉलिड स्टेट में अगर हैं इस तरीके से आयंस फिक्स हैं लैटिस में और वो आयंस मूव नहीं कर पा रहे, इसीलिए ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे। पर अगर मोल्टन या एक्वा स्टेट है तो उस केस में क्या है, जो आयंस हैं दे कैन मूव और मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, आगे कैरी ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच।